गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था साझेदारी। बेटा उसमें हमने 3 कराए। सबसे पहले उसका फंडामेंटल, पहला जो हमारा चैप्टर था। दूसरा करवाया था हमने गुडविल का या नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा करवाया था हमने साझेदार का अवकाश ग्रहण। उसी का आधा पार्ट था साझेदार की मृत्यु, जो हमारे कोर्स में नहीं था। एक इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साझेदारी का विघटन। विघटन बोलते हैं जब साझेदारी समाप्त हो रही हो, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारी पार्टनरशिप का जो सारा कोर्स है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कंपनी का कर रहे हैं, और वो पेज नंबर कितना था? पेज नंबर 257 और भाग 2, अंश पूंजी के लिए लेखांकन। ब्रैकेट में लिखा मैंने कंपनी। देखो आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था 11th क्लास में भी कि हमारा बिजनेस, सबसे पहला बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकांकी व्यापार। उसमें एक ही व्यापारी, एक ही कैंडिडेट उस व्यापार का मालिक होता है, वही उसके संपूर्ण दोषों को वहन करता है। दूसरा हमारा जो सब दूसरा व्यापार होता है वो होता है साझेदारी। साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी साझेदारी फर्म को चलाते हैं। साझेदारी अधिनियम के अनुसार कम से कम 2 और अधिक से अधिक जो है 50 सदस्य साझेदारी में हो सकते हैं। यदि हमारे बिजनेस का और विस्तार करना हो, यानी हमें बिजनेस और बड़ा करना होता है, तो वो फिर आ जाता है हमारा कंपनी, संयुक्त स्कंध पूंजी कंपनी। तो आज का टॉपिक हमारा अंश पूंजी के लिए लेखांकन। पहला टॉपिक है कंपनी। तो इसमें कंपनी के बारे में बताया कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में सबसे पहला एकांकी व्यापार स्वामित्व, दूसरा साझेदारी संगठन होता है। और इन दोनों को स्वरूपों को स्वरूपों में संगठन का स्वामी एक या एक से अधिक होता है, लेकिन जब ये दोनों व्यावसायिक पर्यावरण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं होते हैं। इन्होंने थ्योरी में बताया कि जब ये दोनों एकांकी व्यापार और साझेदारी जब पब्लिक की आवश्यकताओं की या पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुसार नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, तब हमें बिजनेस की आवश्यकता होती है, वो होता है हमारा कंपनी व्यापार, संयुक्त स्कंध पूंजी कंपनी। कंपनी क्या है? सबसे पहले कंपनी अधिनियम कितना? 1956। इसी में थोड़ा संशोधन करके कंपनी अधिनियम कितना, यानी अब जो तुम्हारा कंपनी अधिनियम है वो 2013 न्यू है। इसकी अब कोई गिनती नहीं, पर यूपी बोर्ड में बेटा आज भी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। पर ध्यान रखना, जो अब न्यू एक्ट है यानी नया अधिनियम है, तो वो 2013 है। अब कंपनी का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, इसे इसकी विशेषताओं में बताएंगे हम। सबसे मेन पॉइंट है कंपनी का अर्थ। कंपनी का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? देखो कंपनी जो क्या है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य सदस्य है, जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के तहत किया जाता है। इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, और इसका जो जीवन होता है वो स्थायी होता है, और इसका जो जीवन स्थायी होता है, इसके सदस्यों का इससे दायित्व जो होता है वो पृथक होता है। यानी क्या होता है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है, जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के तहत किया जाता है। इसका दायित्व, इसका अस्तित्व जो है पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है। इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, जिसे हम कंपनी कहते हैं। अब देखो कंपनी का इसमें अर्थ देखते हैं क्या बता रखा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी पूर्ववत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित पंजीकृत की गई कंपनी से है। इन्होंने ये बताया कि कंपनी 2013, वो तो मैंने एक विस्तार पूर्वक आपको परिभाषा बताई है, पर इन्होंने जो बताई है कि कंपनी जो है क्या तो किसी पूर्व अधिनियम के तहत या जो अब वर्तमान में अधिनियम चल रहा उसके तहत जिसका समामेलन किया गया है वह कंपनी है। तो बेटा कंपनी का अधिनियम हो गया, कंपनी का अर्थ हो गया, और विस्तार पूर्वक मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसमें भी पढ़ लेना। यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। तो कंपनी का अर्थ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे रट लेना। जो है मैं मेन लाइन जो से भेजूंगा, इसके मीनिंग भी पीडीएफ में भेज दूंगा आपको क्लियर करके। तो कंपनी का अर्थ मैंने बता दिया बेटा। अब इससे आगे चलता है कंपनी की विशेषताएं। देखो पहली विशेषता, ये सिर्फ मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप और थोड़ा सा पढ़ लेना। विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम व्यक्ति,
देखो मैंने बताया था कंपनी को ना ही तो आप अपनी इच्छा से स्टार्ट कर सकते हो, ना ही कंपनी को अपनी इच्छा से बंद करते हो। कंपनी को चलाने के लिए आपको कंपनी अधिनियम से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप कंपनी को स्टार्ट नहीं करते। तो विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी एक बनावटी या कृत्रिम व्यक्ति होता है। क्या होता है? बनावटी या कृत्रिम व्यक्ति होता है। इससे यह किसी कंपनी पर वाद भी प्रस्तुत किया जाता है, कंपनी द्वारा भी किसी पर वाद प्रस्तुत, कंपनी द्वारा भी वाद किया जा सकता है। तो इसे क्या माना इन्होंने? एक कृत्रिम बोलते हैं बनावटी व्यक्ति, एक नॉर्मल हम व्यक्ति, एक कंपनी, यानी हमारी तरह जीवित तो है नहीं, पर वो क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा पॉइंट आया सीमित दायित्व। जब मैंने आपको एकांकी व्यापार और साझेदारी में बताया था, तो वहां पर जो दायित्व था उन दोनों व्यापार में उनका दायित्व जो था सो था असीमित। असीमित का मतलब था यदि एकांकी व्यापार या साझेदारी में फर्म को लॉस हो जाता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसे वसूल करके उनकी लॉस की पूर्ति की जाती है। परंतु कंपनी में सभी कंपनी के जो सदस्यों का, जो अंशधारियों का दायित्व क्या होता है? वो सीमित होता है। सीमित का मतलब है जहां तक किसी अंशधारी ने जितने शेयर को कंपनी के खरीद रखे और उसमें भी जितना पेमेंट कर रखा, जितनी कॉल को पेड कर रखा, उतने ही तक का कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। यानी किसी कंपनी के यदि आपने 1 लाख के शेयर खरीद रखे तो 1 लाख शेयर अगर आपने पेमेंट भी कर रखा, उस शेयर की कॉल भी पेमेंट पेड कर रखी है, तो यदि कंपनी को ज़्यादा भी लॉस होगा तो तुम सिर्फ 1 लाख तक ही उसके लॉस के जिम्मेदार होंगे। स्थायी अस्तित्व, देखो कंपनी किसी विधान द्वारा स्टार्ट की जाती है, इसका जीवन जो होता है वो स्थायी होता है, ना ही तो आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी की स्थापना की जाती है, यानी स्थायी अस्तित्व होता है। तीसरा निरंतर उत्तरदायित्व। निरंतर उत्तरदायित्व है क्या? कंपनी को निरंतर उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। यदि कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इसके अस्तित्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। यानी क्या है? बिजनेस लगातार चलता रहता है, कंपनी में अंशधारियों का आना जाना लगा रहता है, परंतु कंपनी कभी समाप्त नहीं होती। तो होता है निरंतर उत्तरदायित्व। सार मुद्रा, सार मुद्रा जानते हो? कॉमन सील यानी मोहर। कंपनी की एक अपनी स्टैंप होती है, मोहर होती है बेटा, जो भी उसके प्रपत्र दिए जाते हैं या उस पर जो होता है कंपनी की स्टैंप या सार मुद्रा के अधीन दिए जाते हैं। तो हर एक कंपनी की अपनी एक कॉमन सील यानी सार मुद्रा होती है। स्टैंप बोलते हैं बेटा, स्टैंप। लाभ और उद्देश्य, चाहे एकांकी व्यापार हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे कंपनी, सबसे पहले इनका सामाजिक आवश्यकता यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ इन व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ प्राप्ति होता है। तो कंपनी का भी जो उद्देश्य होता है वो लाभ प्राप्ति होता है। अंशों का हस्तांतरण, क्या है? अंशों का हस्तांतरण। कंपनी में सभी अंशधारियों का कंपनी में अंशधारियों का अंशों का हस्तांतरण, कंपनी में अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण करने का अधिकार होता है। प्रतिनिधि व्यवस्था, मैंने बताया कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसके जो सदस्य होते हैं वे क्या होते हैं? प्रतिनिधि व्यवस्था होती है। यानी एक कंपनी के जो अंशधारी होते हैं या जो उसके सदस्य होते हैं वे एक प्रतिनिधि व्यवस्था होती है। इसमें वे काम तो करते हैं, परंतु यदि कुछ भी वो होता है यानी केस किया जाता है तो कंपनी के ऊपर किया जाता है, ये सिर्फ एक प्रतिनिधि यानी एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं इसके सदस्य। अब आ रहा कार्य संचालन की सीमाएं। देखो कंपनी की जो है कार्य करने की कुछ सीमाएं होती हैं, उस जो कंपनी अधिनियम के तहत होता है उसी के अंदर वे काम करेंगे, उससे बाहर वे कोई काम नहीं करते हैं। इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया था? यो कह रहा कि कार्य कंपनी का प्रबंध किन सीमाओं के अंतर्गत होता है? यह कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित होता है। देखो इन्होंने भी क्या बताया कि कंपनी का जो कंपनी अधिनियम के कंपनी का जो है कार्य की जो सीमाएं है वो पार्षद सीमा नियम में दर्शाई गई है। यानी कंपनी उनसे बाहर कोई काम नहीं कर सकती, उससे बाहर काम नहीं कर सकते। फिर पार्षद सीमा नियम जब हम पढ़ाएंगे उसमें वो डीपली हम आपको बता देंगे। इससे आगे कार्य संचालन की सीमा, वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। मैंने बताया था कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या बताया था? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह है इसके द्वारा कंपनी के द्वारा किसी पर वाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है और कंपनी पर वाद हो सकता है। जब मैंने तुम्हें बताया था कि एक कृत्रिम व्यक्ति है,
तो यानी क्या है, इसे वाद प्रस्तुत यानी ये भी मुकदमा किसी पर करने का इससे कंपनी को पूरा अधिकार होता है। देखो इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। कंपनी एक रहती व्यक्ति इसकी एकरा इस स्थिति में होते हुए कंपनी को अपने नाम से संपत्ति रखने तथा अन्य पक्ष को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। कंपनी का समापन, देखो समापन बोलते हैं एंड, कंपनी का समापन। आखिरी पॉइंट का विशेषता है कि कंपनी का जिस प्रकार कंपनी का अधिनियम के तहत निर्माण होता है उसी प्रकार कंपनी का अधिनियम के तहत ही उसका समापन किया जाता है। यानी जिस प्रकार कंपनी का अधिनियम के तहत निर्माण किया जाता है उसी प्रकार कंपनी का समापन भी कंपनी अधिनियम के तहत ही किया जाता है। इसी कारण मैं तुम्हें बताता, इसी कारण इसका जीवन क्या स्थायी अस्तित्व यानी इसका लाइफ जो है वो स्थायी मानी जाती है। बेटा कंपनी का टॉपिक है, जरा डीपली पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, रीडिंग करना चैप्टर की। जितना आप रीडिंग करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आती, किसी वर्ड का पॉइंट नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हो। ये वीडियो यहीं समाप्त होगा।